See, this subject is not difficult, not at all difficult, but थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड यानी कि समझने में अच्छी तरह से समझा सकूं तो यू विल इमीडिएटली गेट इट. इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. पहले वो मन में निकालो कि कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ है, ऐसा नहीं. प्रोबेबली आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि जिन्होंने ये थोड़ा पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है या तो थोड़ा स्टडी किया है. हाउ मेनी पीपल नो पतंजल योग सूत्र? किसने पढ़ा है ना? वेरी गुड. तृप्ति मैडम तो है. मतलब जो है, जिन्होंने पढ़ा है, जिनको पता है, वो तो फटाफट समझ जाएंगे. एंड आई विल मोस्टली स्पीक इन हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके चलेगा ना? यू डोंट माइंड नो? यस सर. तो वैसे करूँगा. और कुछ भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी एंड विल गो ऑन सॉल्विंग. ऐसे ही सॉल्व करते करते ही जाएंगे आगे. ऐसे कुछ नहीं है. दिस इज ए इनफॉर्मल लेक्चर. जनरली एक लेक्चर खत्म करते हैं, बाद में क्वेश्चन पूछते हैं. जरूर नहीं है. यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ओके, सो दैट इज परफेक्टली ओके. तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि why this is included in our course. why this चित्त वृत्ति एंड पंचक्लेश, ऐसे वो सब सब्जेक्ट हमारे इसमें थेरेपी में क्यों डाले हैं? मतलब इसका और हमारे थेरेपी का क्या संबंध है? सो डेफिनेटली दिस इज नॉट ओनली फिलोसॉफी, बट इट इज also related to our therapy. And remember, अपनी जो फिलोसॉफी है, इंडियन फिलोसॉफी, is directly related to human life, so it is touching the therapy aspect also. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फिलोसॉफी है, इंडियन फिलोसॉफी, वो हमारे लाइफ के सब अंगों से निगडित है. एंड इसलिए इसका कहीं ना कहीं हमारे थेरेपी में यूज हो सकता है. इसलिए ये अभी इतना ही क्यों लिया? क्योंकि पूरा ले नहीं सकते. तो हमने जैसे किया कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, तो ये दो लिया. नाउ यू ऑल आर योगा स्टूडेंट्स, राइट? एंड वी आर लर्निंग योगा थेरेपी. सो दैट इज व्हाई योग इज वेल एक्सप्लेन बाय पतंजलि, है ना? महर्षि पतंजलि ने किया है. तो महर्षि पतंजलि ने कुछ थेरेपी नहीं समझाया, बिल्कुल नहीं समझाया, बट उन्होंने जो भी समझाया और चित्त एंड मन, मतलब माइंड, इसके ऊपर पूरा उन्होंने काम किया. माइंड भी नहीं बोलेंगे हम, तो बोलेंगे चित्त के ऊपर काम किया. हम आगे जाके देखेंगे कि क्या चित्त है, क्या माइंड है, सब सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी. तो इसके रिलेटेड है. एंड इसीलिए इसका संबंध हमारे मन से आता है. मन यानी कि मानसिक. तो ऑब्वियसली वी नो कि हमारे सब हाँ, यस. किसी को क्वेश्चन है? नहीं ना? सर स्लाइड आपने चेंज किया क्या? स्लाइड मूव नहीं हो रहा है. नहीं नहीं, चेंज नहीं किया है ना. मैं Okay, बात okay. करते जा रहा हूँ. स्लाइड okay, चेंज okay. करूंगा. स्लाइड नहीं चेंज किया है. आई एम जस्ट टॉकिंग. तो इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड है. और माइंड से ही यू ऑल ऑफ यू बाय द टाइम यू नो कि ऑल डिसीजेज आर इमेनेटिंग फ्रॉम द माइंड. मनोमय कोश से आते हैं. तो वहां भी हमारी फिलोसॉफी मनोमय पंचकोश का कंसेप्ट लेते हैं, तो माइंड से रिलेटेड है. सो ऑब्वियसली यहाँ भी आके हम पतंजलि योग सूत्र. अभी तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड की. एंड वन मोर थिंग, this Patanjali Yoga Sutra is the best commentary on Indian psychology. मतलब साइकोलॉजी का सबसे बढ़िया बुक कौन सा है? तो पतंजलि योग सूत्र. नाउ सम पीपल विल फाइंड इट डिफिकल्ट, अरे इसमें साइकोलॉजी क्या है? बट द मोर यू लर्न, यू विल कम टू, मतलब ज्यादा जितना पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, मोर यू गो थ्रू इट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अरे इट इज डीलिंग विद द साइकोलॉजी. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी पतंजलि इज कवरिंग. हाँ, तो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं बीच में आएंगे, तो ऐसे वैसे वैसे समझते जाएंगे. ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द स्लाइड. बानू, अभी फर्स्ट स्लाइड चेंज किया. ओके, सो पतंजलि योग सूत्र. सो दिस इज जनरली दिस इज डिपिक्टेड एज महर्षि पतंजलि. अभी ऐसे क्यों है? महर्षि पतंजलि तो ऋषि है, बट इट इज सपोज टू बी द रीइंकारनेशन ऑफ
शेषनाग, जो इनकी इमेज है वो शेषनाग के साथ दी गई है। तो महर्षि पतंजलि सपोज टू बी द रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म विष्णु का, विष्णु भगवान विष्णु का जो शेषनाग है उनका ये रीइंकार्नेशन है, ऐसे कोई मानते हैं। तो इनकी जहां भी आपको महर्षि पतंजलि की मूर्ति दिखेगी तो ये फॉर्म में दिखती है ऋषि पतंजलि की रीइंकार्नेशन ऑफ, मतलब उनका बर्थ, मतलब जो जन्म लिया शेषनाग ने पृथ्वी पे महर्षि पतंजलि के रूप में, ऐसे माना जाता है। तो ये राजा भोज ने उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा है। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, इसका मीनिंग भी हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीना पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि, ऐसा ये श्लोक है। मतलब राजा भोज जो है वो बोलते हैं कि आई सैल्यूट महर्षि पतंजलि फॉर गिविंग अस द साइंस ऑफ योग। मतलब योग शास्त्र उन्होंने तो हमें दिया, मतलब योग शास्त्र वाज ऑलवेज देयर बट ही हैज एक्सप्लेन द योग शास्त्र टू अस। एंड महर्षि पतंजलि इज also famous for, known for the Ayurveda. He has also given us the Ayurveda, and not only Yoga and Ayurveda, but he has also given us the grammar. तो ये सब जो है कंट्रीब्यूशन, इज अ ग्रेट ग्रेट सेज। इसलिए एक आदमी इतनी बड़ी ताकत में ये सब नॉलेज देता है, तो डेफिनेटली इज अ रीइंकार्नेशन ऑफ सम गॉडली फिगर। तो कोई है ऐसे करके पतंजलि शेषनाग का रीइंकार्नेशन समझा जाता है। सो नाउ लेट अस कम टू आवर सब्जेक्ट। सो आयुर्वेदा भी दिया है, एंड दैट इज वाई इज थैंकिंग गॉड फॉर लेटिंग मी दिस। तो उनको नमन करके मैं चालू करता हूँ। ओके, सो पतंजलि योग सूत्र एंड थेरेपी, जो मैंने बोला कि थेरेपी का और इसका संबंध क्या है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। एज ए स्टूडेंट्स ऑफ योग शास्त्र वी शुड नो, मतलब हमें तो पतंजलि योग सूत्र मालूम होना चाहिए। मतलब हम इतना कुछ हमने अभी तक सीखा नहीं है, बट सीखना जरूरी है। तो इट्स अ बेस्ट कमेंट्री, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स इंडियन साइकोलॉजी एंड माइंड, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये तो थेरेपी में। इसलिए हमें पतंजलि योग सूत्र, बट पूरा योग सूत्र ये कोर्स में पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने लिए। अभी योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ जो है उसमें लिया मन प्रशमन उपाय योग इत्यादि थे। तो मन प्रशम मतलब माइंड शांत करने के लिए, प्रशमन करने के लिए, जो टर्बुलेंट माइंड है, जो हमारा जो मतलब जो माइंड डिस्टर्ब्ड है, उसको शांत करने के लिए योग उपयोग में आता है। ऐसे योग वशिष्ठ। नाउ यू ऑल नो दैट ऋषि वशिष्ठ जो है वो प्रभु रामचंद्र के गुरु थे। तो प्रभु रामचंद्र ने जब भी क्वेश्चन आंसर उनका जो है, प्रभु रामचंद्र ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और वशिष्ठ ऋषि ने उनके आंसर्स दिए, बहुत सारे रिलेटेड टू ऑल। तो वो सब का कंपाइलेशन है, वो है योग वशिष्ठ। तो उसमें भी माइंड के ऊपर लिखा है। हमें मालूम है मनोमय कोशा तो पंचकोश में आता है, तो वहां से भी सब डिसीजेज आते हैं, ये हमें उसका भी नॉलेज है, राइट। एंड थ्रू पीवाईएस वी हैव टू लर्न टू कीप द स्ट्रेस एट बे, मतलब हमें हमारा जो स्ट्रेस है वो दूर कैसे करना है। तो इसके लिए ये हमें पीवाईएस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एक बार ये हो गया तो स्ट्रेस जैसे हट जाएगा तो बहुत सारे रोगों की जड़ दूर हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रेस इज ऑलवेज एट द, इज द रूट कॉज, मतलब जो है मूल कारण जो है बहुत से रोगों का वो स्ट्रेस है। तो हम आगे आगे चल के देखते हैं पतंजलि योग सूत्र में। तो उसमें क्या है कि 4 चैप्टर है, उसे बोलते हैं पद। वो पाद है, 4 पाद है। तो ये सिंपल, ये कोई एग्जाम के लिए नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। पहला जो है समाधि पाद, उसमें 51 सूत्र है, एकदम कंसाइज है। साधन पाद, साधन पाद में 55 है, विभूति पाद में 55 है, और लास्ट का कैवल्य पाद में 34, मिलके टोटल 195 सूत्र है। और इतने 195 सूत्र में उन्होंने सब कुछ पतंजलि। इसमें मजे की बात क्या है ना कि पतंजलि ऋषि ने जो योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, हम अगर कोई ट्रांसलेशन लेते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, और पतंजलि योग सूत्र समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले
2-3 दिन में ही हम बाजू में बंद करके रख देंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो तो पूरा बम्पर जाता है। हाँ, तो ये समझने के लिए थोड़ा बाकी का भी लेना चाहिए, और भी कमेंट्रीज है, और अच्छा सा कोई गुरु भी चाहिए कि जो कोई अच्छी तरह से थोड़ा समझाए, या तो ज्यादा बुक्स रिफर करने चाहिए तो समझ जाए। आई डोंट से कि तुम कोई भी बुक उठाओ तो तुमको समझेगा नहीं, ऐसे नहीं। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज महर्षि पतंजलि ने इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा नहीं है, वो खाली लिखते गए हैं। और उनके टाइम में, मतलब जो 2500 साल पहले उन्होंने जब ये पीवाईएस यानी कि पतंजलि योग सूत्र लिखना ना, तभी सोसाइटी में, पूरी समाज में लोगों को बहुत सारा ऑलरेडी योगा का नॉलेज था, लेकिन वो कैसे था कि इधर उधर था। वो सबका कंपाइलेशन करके एक ग्रंथ जो बनाया, वो महर्षि पतंजलि ने बनाया। और उन्होंने कैसे लगाया कि सूत्र फॉर्म में बनाया, कि छोटे छोटे सूत्र बनाए। उस सूत्र मतलब मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम उसका डिस्क्रिप्शन, इसी तरह से उन्होंने सूत्र बनाए और सूत्र में लिखा। लेकिन उन्होंने कहीं भी ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखी, इसलिए हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आसन के लिए खाली 2 ही सूत्र आएंगे, प्राणायाम के लिए 2 या 3, इसके आगे नहीं। मतलब आसन कौन से करने हैं, क्या करने हैं, कुछ भी नहीं, है ना। स्थिरम सुखम आसनम बोल के आसन खत्म, आगे भी बोलते हैं, है ना। बट स्थिरम सुखम आसनम एंड बस। प्राणायाम के बारे में भी ऐसे बस, फिर इसका डिस्क्रिप्शन, आसन कैसे है, आसन क्या होता है, फिर हम क्या रिफर करते हैं, हठ प्रदीपिका, गेरंड संहिता, उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में लिखा है। लेकिन पतंजलि ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते। तो वो समझने के लिए हमें बाकी के जो अदर भाष्यकार है उनका सहायता लेनी पड़ती है। इट डजंट इंस्ट्रक्ट, वो हमें कोई ज्ञान भी नहीं देते कि ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं। वो खाली बताते हैं कि दिस इज दिस, करना नहीं करना हमारे हाथ में। खाली पढ़ के बाजू में रखेंगे तो भी पतंजलि को कुछ फर्क नहीं गिरेगा, है ना। तो वो पढ़ के इम्बाइब करके आगे जाना, दैट इज अवर ड्यूटी। तो पतंजलि ऐसे नहीं बोलते कि रोज उठ के सुबह 4 बजे आसन करो, प्राणायाम करो, नथिंग। आसन क्या है, इतना ही प्रयत्न शैथिल्य बोल के खत्म, इतना करके छोड़ देंगे, है ना। और करना क्या है वो हमारे हाथ में। तो इसलिए he gives only definition of asan and neither tells us about any type method for performing, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ nothing। एंड ये एकदम प्रिसाइज मीनिंग में ज्यादा से ज्यादा, मतलब प्रिसाइज फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम मीनिंग देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, दूसरे जो भाष्यकार है उनका ये करना। एंड ये जो पूरे सूत्र है ना, एक कंटिन्यूटी में, मतलब 1 से लेके 195 तक, एक के पीछे एक के पीछे एक एक सूत्र दूसरे को कनेक्ट करके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस योग सूत्र। अभी डायरेक्टली आई एम कमिंग टू फर्स्ट सूत्र 1.1, है ना। अभी ये थोड़ा सा पीछे की बैकग्राउंड देना जरूरी था कि क्या हम बोल रहे हैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में आने से। तो पहला जो सूत्र है उनका, उसमें बोलते हैं अथ योगानुशासनम। मतलब अभी वो बोलते हैं कि आई एम बिगिनिंग द शास्त्र, शासन यानी कि शास्त्र, योग का शास्त्र। अत यानी बिगिन, नाउ मतलब बिगिनिंग, द बिगिनिंग ऑफ द योग अनुशासन। अनु मीन्स टू फॉलो, अनुकरण बोलते हैं ना, मतलब अनुकरण। तो अनुशासन शास्त्र। पतंजलि ऐसे बोलते नहीं है कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ। पतंजलि बोलते हैं शास्त्र पहले से है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द शास्त्र। हाँ, तो अथ वर्ड का बहुत सारे डिफरेंट है। कोई लोग बोलते हैं अथ का मीनिंग नाउ, नाउ बिगिंस, नाउ ऑल्सो इज द मीनिंग, बट व्हाट इज भाष्यकार जो है, तो वो जो है कमेंट्रीज, वो बोलते हैं कि रियल मीनिंग एक्सपेक्टेड बाय पतंजलि इज द बिगिनिंग, बिगिनिंग द योग शास्त्र, है ना। तो योग का, योग शब्द के भी बहुत से मीनिंग है। हम तो, हमें तो बहुत सारी जगह में ऐसे मिलते हैं, योग यानी कि यूनियन, योग यानी कि यूज, यानी कि यूनियन, दो का मिलन। ट्रूली स्पीकिंग ये यहाँ पे मीनिंग नहीं होता है।
पतंजलि योग सूत्र में। ये मीनिंग भी आएगा, बट कोई बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन वगैरह इसलिए योग है। नथिंग डूइंग, कोई आत्मा का परमात्मा का मिलन किधर भी महर्षि पतंजलि ने बताया नहीं है। तो योग का और भी एक मीनिंग है, योग समाधि, मतलब समाधि, ये भी एक मीनिंग है। एंड दूसरा निरोध यानी कि रिस्ट्रेन, ये भी एक मीनिंग है। तो पतंजलि इसका मीनिंग मानते हैं कि निरोध यानी कि रिस्ट्रेन, ऐसे करके योग का मीनिंग यहाँ पे लेते हैं पतंजलि। अनु मीन्स टू फॉलो, एंड तो वो बोलते हैं कि जो पहले से ये शास्त्र है तो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं दे रहा हूँ। मतलब ये सो हम्बल, उनके पास इतनी ह्यूमिलिटी है कि बस जो है, ऐसे कुछ नहीं। आजकल है तो तुरंत कॉपीराइट लेते हैं और मैंने दिया मैंने किया, वो ऐसे कुछ इसमें है ही नहीं, है ना। सो लेट अस मूव पर। तो अल्टीमेट गोल क्या है पतंजलि का? पतंजलि ने कहीं भी बोला नहीं है कि ये थेरेपी है, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स है, ऐसे कुछ नहीं है। हेल्थ बेनिफिट उनका जो है, अल्टीमेट गोल है कैवल्य, यानी कि मोक्ष। दिस इज अ मोक्ष शास्त्र। ये लाइफ जो मिला है, ये लाइफ का फुल यूज करके वी हैव टू गो अप टू द कैवल्य, पास द लाइफ एंड डेथ साइकिल को क्रॉस करके मोक्ष लेना। ये इसके लिए ये जो मार्ग बताया है कैवल्य तक जाने का, वो है। बीच में जो स्टेशन लगते हैं वो सब स्टेशन हेल्थ के लिए अच्छे है, यानी कि अच्छी साधना करने के लिए डिसीज फ्री बॉडी चाहिए। तो उन्होंने आसन एंड प्राणायाम बताए। ऑब्वियसली आसन एंड प्राणायाम हम करेंगे तो बॉडी अच्छी डिसीज फ्री हो जाएंगी, लेकिन वहां पे अटकने का नहीं है कि आसन में फ्लेक्सिबिलिटी और आसन करो और ये प्राणायाम करो, उधर ही अटक गए तो गाड़ी आगे जाएगी नहीं। तो गोल वही है, बट हमारे लिए एज ए थेरेपी हम ना देखेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। इसमें भी आज तक ऐसे कोई भी आसन के, मतलब कोई भी थेरेपी में ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिसीज के लिए ये आसन, ऐसे कोई गोली नहीं है कि ये मेडिसिन है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये 2 आसन सुबह लेना है, एक बीच में शाम को लेना है। ऐसे कोई प्रिस्क्रिप्शन, योगिक प्रिस्क्रिप्शन थेरेपी में नहीं है। इफ यू आर फॉलोइंग, यू विल हैव अ गुड हेल्थ, गुड इम्यूनिटी, यू विल नॉट फॉल प्रे टू द डिसीज। इतना ही पतंजलि बोल रहे हैं, एंड दैट इज द अल्टीमेट। बट क्या होता है कि देर आर सर्टन थिंग्स विच आर, हमने जैसे देखते हैं हम योगिक एस्पेक्ट में कि कई आसन हमारे अंदर के बॉडी के कैसे कैसे पार्ट को कहाँ कहाँ प्रेशर देते हैं, क्या करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। सो वी आर डिजाइनिंग, तो वी हैव टू डिजाइन, फिक्स कुछ नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। तो ही इज डिस्क्राइबिंग वेरियस वेज, ये सब उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे जाना है ना। एंड इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल, मतलब क्या क्या हिंड्रेंसेस, क्या क्या तकलीफें कैवल्य तक जाने के लिए इसमें क्या क्या आएंगे, वो पतंजलि इसमें बीच में बताते हैं कि आप अगर ये साधना करेंगे कैवल्य तक जाने की, ये सब करेंगे, समाधि धारणा ध्यान समाधि ये सब करेंगे, तो इसमें और भी कुछ बाधाएं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएगी, उनको क्या क्या, तो उन्होंने बताया अंतराय जो है, चित्त विक्षेप है, क्लेश है, ये सब ऑब्स्टेकल्स है ना। ये सब ऑब्स्टेकल्स, मतलब ये सब बाधाएं आ सकती है। चित्त विक्षेप यानी कि माइंड डिस्टर्ब होना, क्लेश यानी कि कोई एफ्लिक्शन आना, ऐसे अंतराय, ऐसे सब। मतलब आज हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी एक थोड़ा सा समझने के लिए है। एंड चित्त वृत्ति क्या है वो भी हम समझ लेंगे, व्हाट इज चित्त वृत्ति। एंड ये चित्त वृत्ति और ये क्लेश डायरेक्टली रिलेटेड है। क्लेश यानी कि बाधाएं, मतलब ये सब साधना जो हम करते हैं उसमें आने वाली बाधा, यानी कि क्लेश। और वो क्लेश इसको दूर करने, अभी सेकंड सूत्र जो है योग चित्त वृत्ति निरोध, ये तो सबको मालूम है। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, और ट्रूली स्पीकिंग ये एक ही सूत्र पूरा पतंजलि योग सूत्र बताते हैं। मतलब चित्त वृत्ति का निरोध करो
तो योग संपन्न हो गया, है ना। तो खत्म पतंजलि योग सूत्र। बट इसमें आगे जाके क्या है ये सब पतंजलि आहिस्ते आहिस्ते बताएंगे, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन, रिस्ट्रेन ऑफ द चित्त वृत्ति, मतलब चित्त वृत्ति का सिसेशन, निरोध करो, तो जो होगा वो स्थिति को हम योग बोलेंगे। ये है ना। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि योग कर्मसु कौशलम, ये योग की डेफिनेशन तो नहीं है, तो वो नहीं है, वो कर्मयोग की डेफिनेशन है, नॉट योग की डेफिनेशन। योग के बहुत सारे मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे आगे ना। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, है ना। एंड एंटायर पीवाईएस रिवॉल्व्स अराउंड इट, मतलब पूरा योग शास्त्र सूत्र जो है, योग शास्त्र का बुक है, वो सब इसके ऊपर ही है। एंड टॉक्स अबाउट द चित्त, पतंजलि हमेशा पूरे इसमें चित्त के ऊपर बात करेंगे। एंड चित्त का प्यूरिफिकेशन, है ना, मतलब चित्त की प्यूरिटी लाने के लिए वो बोलेंगे। एंड दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ कैवल्य, मतलब चित्त अगर प्योर हो गया, चित्त में से पूरी वृत्तियां निकल गया। अभी वृत्ति क्या है, चित्त क्या है समझेंगे। तो जब भी चित्त में से पूरी वृत्तियां निकल गई तो हमारा योग संपूर्ण संपन्न हो जाएगा। तो अभी आगे चलते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग चित्त, मतलब हम अभी चित्त समझ लेते हैं। तो बहुत से टाइम में ऐसे बोलते हैं कि चित्त यानी कि माइंड, बट नहीं। हम अभी सांख्य योग का थोड़ा सा हमने स्टडी किया ना फर्स्ट चंद अपना मिड टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म में, है ना। सांख्य के क्या है, पुरुष प्रकृति। सांख्य एंड योग आर द सेम। तो मतलब सांख्य इज द थियरी, योग इज द प्रैक्टिकल, सो इट इज एप्लीकेबल इन योग ऑल्सो। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, पतंजलि इज टॉकिंग अबाउट चित्त, एंड दिस चित्त हमें सांख्य में नहीं मिलता है ना। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है सांख्य और योग में, तो ये मेन डिफरेंस है कि पतंजलि चित्त के बारे में बोलते हैं एंड सांख्य में चित्त नहीं है। सांख्य में क्या है, पुरुष प्रकृति बुद्धि अहंकार, है ना। बुद्धि से आता है अहंकार, अहंकार से आएंगे फिर तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंच महाभूत, यहाँ पे मन, इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब आएंगे। तो 23 इवोल्यूट्स कमिंग आउट ऑफ प्रकृति, ये हमें तो पक्का पता है। तो इसमें चित्त कहाँ से आ गया, तो चित्त क्या है वो अब हम समझ लेते हैं। तो वर्ड चित्त बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, बहुत से टाइम में लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि चित्त क्या है। बट लेट अस अंडरस्टैंड चित्त। और महर्षि पतंजलि ने तो कुछ भी लिखा नहीं है, चित्त क्या है वो भी लिखा नहीं है, और चित्त किसको समझना है ये भी लिखा नहीं है। तो और भी गड़बड़, मतलब वो समझने में किसी को आएगा ही नहीं। तो हम अभी समझेंगे कि जो कमेंट्रेटर्स है, वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु और व्यास भाष्य, ये जो कमेंट्रीज है ना, मतलब सबसे बढ़िया कमेंट्री जो है योग सूत्र के ऊपर वो है व्यास भाष्य। और व्यास भाष्य के ऊपर कमेंट्री की है वाचस्पति मिश्र एंड विज्ञान भिक्षु ने। दिस इज फॉर योर नॉलेज है, ये एग्जाम में कुछ पूछेंगे नहीं। नहीं तो आधे लोगों को दिमाग में बैठा होगा ये सब सर बोल रहे हैं तो कुछ एग्जाम 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 तो कुछ नहीं, खाली सुन लो कि थोड़ा समझने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। वाचस्पति मिश्र कौन है, विज्ञान भिक्षु कौन है, कोई पूछने वाला नहीं एग्जाम में। हाँ, तो डोंट टेक टेंशन। व्यास भाष्य क्या है ना। व्यास भाष्य ये पतंजलि योग सूत्र की कमेंट्री है, ये याद रखो हमेशा के लिए, है ना। तो उन्होंने ये चित्त का एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट इज चित्त। तो ये जो तीन कंपोनेंट है ना, मन, बुद्धि एंड अहंकार, ये तीनों को मिलके बोलते हैं अंतःकरण। तो आइदर इसका चित्त का मीनिंग है बुद्धि, चित्त का मीनिंग आइदर बुद्धि, या तो ये तीनों मिलके मन बुद्धि अहंकार मिलके जो अंतःकरण कंपोनेंट है उसको चित्त बोलेंगे, है ना। तो चित्त, चित्त ये उसका रूट शब्द है और उसको त लगाएंगे तो चित्त होता है। अभी ये हम चित्त कहाँ सुना है, सत चित आनंद, सही है ना। तो सच्चित आनंद, मेरे ख्याल से जब भी मैंने ये लेक्चर लिया था आ, 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 तुम्हारे आत्म तत्व का, तभी ये समझाया था कि सच्चित आनंद उसको क्या बोलते हैं। सत मीन्स नॉट ट्रूथ, बट सत मीन्स द एग्जिस्टेंस। असत से सत, सत मतलब कुछ भी चीज है दैट इज एग्जिस्टेंस,
एंड अल्टीमेटली बाकी सब कुछ निकल जाएगा बट एग्जिस्टेंस विल रिमेन। आप कुछ भी बोलेंगे तो इसका मैं हूं मतलब मेरा एग्जिस्टेंस, कुछ भी चीज है तो उसका एग्जिस्टेंस रिमेन्स इवन इफ दैट चीज जो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा तो भी उसका एग्जिस्टेंस रिमेन्स, ऐसे उन्होंने तभी समझाया। इसलिए एंड चित मीन्स नॉलेज, वो सच चित आनंद में, चित मतलब नॉलेज यानी कि बुद्धि, एंड आनंद का मतलब है ब्लिस, यानी कि जो ऑलवेज ब्लिस इज द अल्टीमेट आनंद। तो वो जो आनंद है वो आनंद वहां पे, एंड चित का मीन्स पुरुष और ब्रह्मन इन वेदांत, वेदांत उसे बोलते हैं चित्त को, चित्त को वेदांत में ब्रह्मन या पुरुष का ये दिया है। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, सच्चित आनंद वो उन्होंने बोला है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, चित्त का मतलब सांख्य दर्शन से लेके हम लोग बोलेंगे चित्त मतलब बुद्धि, और ये तीनों का जैसे मैंने बताया अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार टुगेदर मिलके भी चित्त होता है एंड बुद्धि भी चित्त होता है। हाँ? तो ये चित्त, अभी ये चित्त क्या है, इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट विच वी कैन शो। जैसे मन भी नहीं दिखा सकते, बुद्धि नहीं दिखा सकते, वैसे चित्त भी मतलब चित्त भी नहीं दिखा सकते, है ना। सो चित्त इज नॉट अ ऑब्जेक्ट टू बी शोन बट चित्त इज देयर, मतलब लेट अस कॉल इट अ क्लाउड मेमोरी, अच्छे से, मतलब वो दिखाई नहीं देगी बट इट्स अ, मतलब मेमोरी में मत जाओ, नॉट, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, ऐसे है ना, मतलब विच यू कैनॉट सी। अभी चित्त वृत्ति क्या है, वापस चित्त वृत्ति का भी एक्सप्लेनेशन पीवाईएस में कहीं भी नहीं मिले, वो मिलेगा व्यास भाष्य में और उसके ऊपर जो कमेंट्री की है उसमें। लेकिन मजे की बात है व्यास भाष्य में भी चित्त वृत्ति क्या है, वृत्ति का कोई डेफिनेशन नहीं है, और व्यास भाष्य में नहीं है इसलिए बाकी दो कमेंटेटर ने भी वृत्ति का, तो एक हमें वेदांत में एक जगह में वृत्ति का डेफिनेशन मतलब वृत्ति क्या है उसका एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक में मीनिंग मिलता है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक समझा देता हूँ कि वृत्ति क्या होती है। वृत्ति यानी कि क्या, व्हाट वी सी एंड परसीव, दैट इज अ वृत्ति। ओके, तो उन्होंने ऐसे समझाया है कि वृत्ति के बारे में कि जब भी तुम कोई भी चीज परसीव करते हो अपनी पांच इंद्रिय से, कोई भी मतलब बाय टच टेस्ट कुछ भी हो आंखों से देखते हैं, तो उसका जो परसेप्शन है, दैट परसेप्शन इज रिफ्लेक्टिंग इन योर चित्त। हमारे चित्त जो ऐसी चीज है कि उसमें उसका परसेप्शन होगा, और चित्त वो चीज का मतलब सपोज ये कप है मेरे हाथ में, सो मेरा चित्त यहाँ से जाके ये कप का पूरा नॉलेज करके लेगा, एंड ये कप का नॉलेज रिफ्लेक्ट होगा मेरी चित्त में। ओके, तो जब भी कोई भी चीज, तो उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे एक तालाब है, तालाब में से एक नहर निकाला है और वो खेतों में पानी दे रहा है। हाँ? तो जैसे तालाब से पानी निकलेगा और वहां जाएगा, तो खेत का जो आकार है समझो राउंड है या स्क्वायर है, तो पानी जैसे बह जाएगा तो वो पानी विल टेक द राउंड शेप, मतलब सर्कुलर शेप, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, ऐसे लेगा। वैसे ही चित्त हमारा बाहर जाएगा, जैसे देखेगा वो चीज का पूरे तरह से परसेप्शन लेगा एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन अवर चित्त में अंदर हो जाएगा। एंड ये चित्त का नॉलेज किसको होगा, पुरुष को, है ना। तो पुरुष इज द आत्मा, आत्म तत्व का नॉलेज, मतलब पुरुष कैसा है, निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं, मतलब वो कुछ भी क्रिया नहीं करता है, ही इज ओनली विटनेस, है ना। बट उसको नॉलेज कौन देता है, तो उसको नॉलेज देने वाली चीज है वो है चित्त। और वृत्ति क्या है, जो हम बाहर से परसीव करेंगे वो है वृत्ति। वो वृत्ति वहां से चित्त में रिफ्लेक्ट होगी और उसका नॉलेज पुरुष को होगा। पुरुष यानी कौन, हम, है ना। आत्म तत्व मतलब कौन है, हम ही तो है ना, मतलब हमें नॉलेज कभी होगा जब इस चित्त में कोई भी चित्त बाहर जाके वृत्ति देख लेंगे, चित्त में जो वृत्ति दिखेगी उसका नॉलेज होगा, वो है चित्त वृत्ति। ओके, कुछ भी चीज हो,
आप पढ़ रहे हो कुछ भी हो, मतलब चित्त इज गोइंग, आप पढ़ रहे हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मतलब इट इज टेकिंग द फॉर्म एंड इट इज कमिंग एंड इट इज गिविंग द नॉलेज टू द पुरुष, दैट इज चित्त। समझ में आया? कुछ डिफिकल्टी है तो ये जिसमें, तो अभी पूछो। नहीं ना, सर। आगे जाओ। नो सर। है ना? तो महर्षि पतंजलि सेज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली पुरुष को नॉलेज नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है? चित्त के थ्रू। कैसे होता है? जब भी चित्त में कोई वृत्ति आएगी बाहर की, तो वो चित्त वृत्ति का नॉलेज पुरुष को होगा। अभी ये मतलब अभी चित्त वृत्ति हो गई, अभी आगे चल के मजे की बात देखते हैं, है ना? अभी ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली, सो देखो चित्त वृत्ति, वी मीन्स पुरुष, अभी मैंने समझाया ना कि जो नॉलेज होगा चित्त वृत्ति का वो हमें, यानी कि पुरुष को होगा, है ना? अभी आगे चल के देखते हैं, है ना? तो किसके थ्रू होगा? थ्रू चित्त वृत्ति पुरुष को, मतलब हमें नॉलेज होगा। सो हमारा नॉलेज कहाँ से होता है? बाहर से वृत्ति चित्त में रिफ्लेक्ट होती है, और ये चित्त वृत्ति का नॉलेज पुरुष को होता है, यानी कि हमें नॉलेज हो रहा है। सो दिस इज द नॉलेज का ये प्रोसेस हो गई, है ना? अभी इसका विरोध, मतलब निरोध क्यों करना है? ये सब नॉलेज तो हो रहा है, अभी इसका निरोध करके पूरा चित्त वृत्ति चित्त से क्यों निकालनी क्यों है? मतलब ये वृत्ति स्टोर होते 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 चित्त में रहेगी, जैसे मैंने बोला कि क्लाउड मेमोरी है, वैसे स्टोर 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 स्टोर। बट इसका निरोध क्यों करना है? तो ऐसे है कि पुरुष को खाली एबिलिटी टू नो, उसको खाली नॉलेज लेने को मालूम है ना? एंड वो खाली एक्सपीरियंस करता है, जितनी भी वृत्ति चित्त बताएगा एक के पीछे, अभी ये कप है, ये है, वो है, ये सब बताते रहेगा। कौन? चित्त बताते रहेगा पुरुष को। लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन समझो हम टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी चालू है, टीवी में क्या प्रोग्राम आएगा, कैसा आएगा, हमारे हाथ में नहीं, रिमोट कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, स्विच नहीं, कुछ नहीं, खाली सामने बैठ के देखना है। एक के बाद जो भी आएगा हम देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, हमें तो खाली नॉलेज होते रहेगा, नॉलेज होते रहेगा। ना तो टीवी बंद कर सकते हैं, ना वहां से उठ सकते हैं, क्योंकि पुरुष इज इनएक्टिव, वो नहीं जा सकता है पुरुष कहीं भी। वो चित्त खाली उसको पिक्चर दिखाते रहेगा, बंद भी नहीं कर सकता, चैनल चेंज भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं, खाली देखते रहेगा। तो इसमें जो है बॉन्डेज बनता है ना? तो चित्त मतलब पुरुष बॉन्डेज चित्त को जो होता है, मतलब जो रह जाता है, जकड़ जाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि कंटिन्यूअसली ये वृत्ति आते रहेंगी चित्त से, इसलिए पुरुष इससे जुड़ा रहता है। तो पुरुष को इससे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति यानी कि क्या चाहिए? मोक्ष, यानी कि कैवल्य। तो ये कभी मिलेगी? जब भी सबकी सब वृत्तियां आने की बंद हो जाएगी, कहां से? चित्त से, तभी पुरुष फ्री हो जाएगा एंड ही विल एस्टेब्लिश इन इट्स ओन फॉर्म। उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसका, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सूत्र में। उसका नेक्स्ट सूत्र क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब एक बार ये सब पिक्चर बंद हो गया टीवी दिखाने का, तो पुरुष फ्री हो जाएगा चित्त वृत्ति से, एंड ही विल एस्टेब्लिश इन इट्स ओन फॉर्म शांति, यानी कि मोक्ष, यानी कि कैवल्य मिल जाएगा। इसलिए पूरी वृत्तियां चित्त से निकालना जरूरी है, ये उसका मेन उद्दिष्ट है ना? तो तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम। अभी हम देखते हैं ये चीज भी इसमें पतंजलि योग सूत्र में नहीं है, लेकिन हम ब्रीफली देखते हैं। व्यासभाष्य में उन्होंने दिया है चित्त भूमि, हमारे चैप्टर में भी दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाता हूँ। अभी ये जो चित्त है, तो हमने देखा कि चित्त, हमने तो देख लिया कि वृत्ति लेता है एंड पुरुष को नॉलेज हो रहा है, यानी कि हमें कंप्लीटली नॉलेज हो रहा है ना? अभी
ये चित्त की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, तो उसे उन्होंने बोला है चित्त भूमि। वो चित्त भूमि क्या है कि 5 टाइप के स्टेट्स है चित्त के, तो 5 डिफरेंट डिफरेंट वो क्या है। एक है क्षिप्त, यानी कि चित्त एकदम एक्टिव, बहुत ही एक्टिव। हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोग एकदम एक्टिव रहते हैं कंटिन्यूअसली, क्या करूं ये करूं वो करूं, तो उन्होंने उनमें कौन सा गुण है, रजस गुण, बहुत ही एक्टिव है, यानी कि उनका चित्त क्षिप्त स्टेट में है। क्षिप्त यानी कि बहुत ही चंचल स्टेट में, कंटिन्यूअसली उनको कुछ ना कुछ करना है, रजस गुण है। दूसरा है मूड, मूड यानी लेटन, मतलब एकदम, मूड यानी मूर्ख नहीं बोलना, मूड यानी कि डेल्यूजन, मतलब हमेशा दुविधा में रहेंगे, क्या करना है समझ में नहीं आता है, या तो कुछ करने की इच्छा नहीं है, ऐसे। तो ये स्टेट वाला चित्त जिनका रहेगा वो मूढ़ चित्त रहेगा। तीसरा है विक्षिप्त। अभी विक्षिप्त मराठी मीनिंग लेना नहीं, विक्षिप्त यानी कि पागल ऐसा मीनिंग होता है, वैसा नहीं। वी यानी कि विशेष, यानी कि उनमें बीच में सत्व गुण यानी कि अच्छा गुण भी आता है, लेकिन तुरंत रजस गुण में भी वो कन्वर्ट होते हैं, है ना। चौथा जो है वो है एकाग्र, यानी कि फोकस्ड। जब भी जिनका एकाग्र चित्त है उनमें सत्व गुण है। तो अभी देखो, ये पहले जो 3 है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, तीनों में, ये तीनों से हमें चित्त को कहाँ लाना है, एकाग्र में, है ना। एकाग्र यानी कि बहुत सारी वृत्तियां क्षिप्त में आती रहेंगी, है ना, कंटिन्यूअसली, ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, उसको कम करते करते करते, अभी देखो, अभी आपको ध्यान में आएगा कि धारणा ध्यान अनेक वृत्ति को कम करके एक वृत्ति के लाना, यानी कि एकाग्र। मूड है उसको हिला के जगा करना, एंड एकाग्र वृत्ति पे आना। कभी कभी सत्व में है, विक्षिप्त में, कभी रजस में है, उसको पूरा सत्व में लेना। जब भी एकाग्र में आएगा चित्त, तो एकाग्र वृत्ति आ जाएगी। एकाग्र वृत्ति आ जाएगी मतलब is now the mind is very peaceful, focused, now you can do whatever you want। आप अच्छी सब चीज अच्छी तरह से, है ना, एकाग्र वृत्ति रहेगी तो। और इसके भी आगे जाके हमें कौन सी स्टेज में पहुंचना है, निरुद्ध, मतलब उसमें कोई भी गुण नहीं रहेगा, ना सत्व गुण रहेगा, ना रजगुण रहेगा, ना मूढ़ गुण रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब तमस गुण रहेगा, कुछ नहीं। उसका चित्त एकदम क्लीन, यानी कि निरुद्ध अवस्था में चित्त गया, तो क्या हो गया स्टेट, योग चित्त वृत्ति निरुद्ध। मतलब वो जो एक वृत्ति है, मतलब पहले अनेक वृत्ति से एक वृत्ति, और लास्ट में वो एक वृत्ति भी निकल गई, तो कैवल्य की स्टेज आ जाएगी। आया समझ में, चित्त भूमि क्या है, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। मतलब ये पहले जो 3 है ना, हम कॉमन लोग हैं, वो पहले ये तीनों में रहते हैं। अभी जैसे योग करेंगे, प्राण धारणा हम बोलते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस अवर माइंड एंड ब्रिंगिंग इट टू एकाग्र चित्त, यानी कि एकाग्र चित्त में सत्व, एंड सत्व गुण इज द, सब नॉलेज जो है वो सत्व गुण में है। मतलब हम अगर एकाग्र चित्त तक आ भी गए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आ गए, दैट मीन्स यू आर गेटिंग नॉलेज। तो ये जो नॉलेज होता है उसे बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, है ना। मतलब एकाग्र चित्त में आ गए तो उसे बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात मतलब कंप्लीट एंड वैलिड नॉलेज, मतलब जब चित्त एकाग्र हो जाएगा, देन यू गेट एनीथिंग, जो भी तुम करोगे उसका आपको कंप्लीट एंड वैलिड नॉलेज हो जाएगा, कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो ये चित्त भूमि हो गई। अभी हमने क्या क्या समझा, चित्त वृत्ति समझा, व्हाट इज चित्त समझा, योग का डेफिनेशन समझा, एंड चित्त भूमि समझा। आगे बढ़ते हैं, सर। चले। सर, ये चित्त भूमि जो इंडिविजुअल आपने बताया ना, 5, चित्त मूड चित्त एकाग्र और निरुद्ध, क्या एक बार फिर से बता सकते हैं कि किसमें क्या होता है? क्योंकि हमें प्रिडोमिनेंस तो समझ में आया गुण का, बट उसमें हाँ एक्चुअली मतलब होता क्या है?
क्षिप्त वृत्ति में जो लोग है ना, वो बहुत सारे एक्टिव लोग हैं, मतलब दे आर ऑलवेज एक्टिव, ये करूँ क्या, वो करूँ ये करूँ, मतलब आप अपने आजू बाजू में या तो देखते भी होंगे कि सम पीपल आर वेरी, मतलब रजस गुण है उन्होंने, ये मतलब दे आर वेरी, आज ये करना है वो करना है, मुझे इधर जाना है वो करना है, ये करके देखते हैं वो करके देखते हैं, चलो पिकनिक निकालते हैं ये करते हैं वो करते हैं, फटाफट, मतलब बहुत सारी चीजें उनको एक साथ में करनी, वो एक क्षिप्त गुण में। मूड है मतलब उनको हमेशा दुविधा रहती है, ये करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, या तो एकदम मतलब कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती, ऐसे भी थोड़े रहते हैं। विक्षिप्त है जो, वो कभी कभी उनका चित्त एकाग्र हो जाता है, अच्छा स्टडी करते हैं, पर वापस रजस गुण में भी चला जाते हैं, उनमें तमस गुण ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे है तो विक्षिप्त, मतलब ये 3 कैटेगरी में हम सब बैठते हैं, एवरीबडी। एंड एज यू प्रोग्रेस इन द योग, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, धारणा ध्यान ऐसे जैसे आगे आगे चलेंगे, प्राण धारणा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, देन अवर चित्त विल स्टार्ट कमिंग टू एकाग्र। फिर एकाग्र चित्त जिनका हो जाएगा, तो वो कंप्लीट एंड वैलिड नॉलेज, उनको पूरा कोई भी चीज का कुछ भी काम करेंगे तो उनको पूरा नॉलेज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एकाग्र। और आगे चल के वो एक वृत्ति जो है वो भी निकल जाएगी, तो कैवल्य हो गया, मतलब वो मोक्ष हो गया, तो उतना आगे हम अभी जाएंगे नहीं, है ना, मतलब जस्ट समझने के लिए कि योग चित्त वृत्ति निरोधक क्या है, तो ये यहाँ से स्टेज से वहां तक जाने के लिए योग चित्त वृत्ति निरोध है। आगे बढ़ते हैं। सर ये निरोधा में आपने लिखा है कि उसमें कोई गुण ही नहीं रहता है, गुणातीत। गुणातीत मतलब ना तो रजस, ना तो सत्व, ना तो तुम्हारा तमस, कुछ भी गुण नहीं है। अच्छा, बैलेंस नहीं रहता मतलब वो बैलेंस टाइप का, बैलेंस। पूरे के पूरे गुण निकल गए, कंप्लीट जीरो, अच्छा। मतलब तभी वो पुरुष सेपरेट हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा वो, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने खुद स्थिति में निकल जाएगा, मतलब वो मोक्ष हो गया ना, वापस जन्म लेगा नहीं। करेक्ट, हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये लाइफ एंड डेथ से निकल जाना है ना, तो पूरे चित्त वृत्ति निकल गए, तो नो लाइफ नो डेथ, मतलब बुद्ध को निर्वाण बोलते हैं ना, बुद्धा ने क्या हो गया 80 इयर्स के बाद में बुद्धा ने निर्वाण लिया, वही डाइड, ही लेफ्ट हिज बॉडी नॉट टू कम अगेन, है ना, तो उसका निर्वाण हो गया। वो आगे चल के वो बहुत आगे नहीं जाएंगे, मतलब एक समझने के लिए, है ना, बुद्धिज्म में उसे निर्वाण बोलते हैं, यहाँ पे मोक्ष बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, जो भी है ना, समाधि बोलते हैं, मतलब वो समाधि हो गई तो हो गया। अभी वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब जब भी कोई वृत्ति ऐसे ही मतलब हट गए वहां से, तो अदरवाइज, मतलब पहला सूत्र क्या था, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, मतलब पूरी वृत्ति निकल गई तो पुरुष सेपरेट हो जाएगा, बट अगर सेपरेट नहीं है तो कैसा रहेगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब ये तीनों में से घूमते रहेगा हमारा चित्त, ये वृत्ति में, मूढ़, है ना, क्षिप्त एंड विक्षिप्त में, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्ट, ये पांचवा उनका सूत्र है, मतलब 5 टाइप के वृत्ति है, कौन सी है, वो क्लिष्ट वृत्ति, और उनको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। अभी क्या है आगे जाके देखेंगे, क्लिष्ट क्या है अक्लिष्ट क्या है ना, तो जिन वृत्तियों को क्लेश है उनको क्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं, और जिन वृत्तियों से क्लेश निकल गया उनको अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। इतना ही अभी के लिए, इतना ही ध्यान में रखो, और क्लेश जब भी समझेगा तभी हमको मालूम हो जाएगा कि क्लिष्ट, तो 5 तरह की वृत्तियां है, तो 5 वृत्ति का खाली 1.6 में उन्होंने दिया है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति आर द 5 टाइप्स ऑफ वृत्ति, मतलब कितनी भी वृत्ति रहेंगी ना, तो वो वृत्ति ये 5 में रहेगी। कौन से 5, प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति एंड स्मृति वृत्ति, मतलब ये 5 में कोई भी वृत्ति का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अभी मैंने बताया वैसे, कुछ भी वृत्ति एसोसिएटेड विथ क्लेश, इट इज नोन एज क्लिष्ट वृत्ति, है ना, और वो नहीं रहेगा तो इट इज अक्लिष्ट वृत्ति, है ना, अक्लिष्ट वृत्ति जब भी आएगा तो चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी वृत्ति कौन से हैं, वो 5 वृत्ति समझते हैं।
अभी प्रत्यक्ष, अभी प्रमाण वृत्ति जो पहली कौन से बताए थे मैंने, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति, ये 5। इसमें से जो प्रमाण वृत्ति है उसका क्या है, अभी जैसे मैंने बताया वैलिड एंड कंप्लीट नॉलेज, जब भी आपको वैलिड एंड कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा तो कैसे होगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाण, ऐसे उन्होंने दिया है। मतलब ये प्रमाण वृत्ति में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड आगम प्रमाण। अभी वो क्या है देखते हैं, नथिंग डिफिकल्ट। फिर आएगा विपर्यय। विपर्यय मिथ्या ज्ञान अतद्रुप प्रतिष्ठा, मतलब मिथ्या ज्ञान यानी कि फॉल्स या रॉन्ग नॉलेज, मतलब जब भी रॉन्ग नॉलेज होता है तो उसे विपर्यय बोलेंगे। वैलिड यानी परफेक्ट नॉलेज है तो प्रमाण। हाँ? विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यानी कि इमेजिनरी नॉलेज है ना। आज जैसे कि अगर मैं बोलूं, अरे व्हेन आई वाज सिटिंग इन द बालकनी आई सॉ द सुपरमैन, ही वेंट पास्ट माय बालकनी एंड वेंट अवे, मतलब आई एम ओनली डिस्क्राइबिंग हिम इन द वर्ड्स, शब्द ज्ञान, बट वस्तु शून्य, मतलब वो रियलिटी में नहीं है, बट तुरंत हम इमेजिन करते हैं ना कि कैसे गया होगा इनके बालकनी से सुपरमैन, ऐसे गया होगा, बट दैट इज नॉट अ रियल थिंग ना, बट दैट इज अ वृत्ति। मतलब वो वृत्ति तो चित्त में आ जाएगी ना, बट कैसे आ जाएगी, शब्द ज्ञान से ही आ जाएंगी, मतलब उसमें रियलिटी नहीं रहेगी। तो वैसे वृत्ति को बोलते हैं विकल्प वृत्ति। रॉन्ग नॉलेज है, मतलब वी आर थिंकिंग, ये हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मैं बताता हूँ, मतलब थोड़ी सी रॉन्ग नॉलेज, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज गिवन इन द वेदांता में, इसका बहुत अच्छा दिया है। सपोज इफ यू आर एंटरिंग अ इल लाइट, मतलब कम लाइट वाले रूम में तुम एंटर करते हो, एंड इफ देयर इज अ रोप फॉलन एंड यू थिंक इट इज अ स्नेक एंड यू आर अफ्रेड, है ना, एंड जब लाइट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि या इट इज अ रोप ओनली एंड आई थॉट इट एज अ स्नेक, है ना। तो ये क्या हो गया कि इट वाज अ रॉन्ग नॉलेज, यानी कि फॉल्स नॉलेज। इट वाज नॉट अ स्नेक, बट स्टिल द नॉलेज हैज हैपेंड, some knowledge has happened, but it is a false knowledge. Okay, that is known as the, that vritti is known as the viparyaya. विकल्प यानी कि है ही नहीं अस्तित्व में, बट ओनली डिस्क्राइब बाय द, मतलब शब्दों में बताया लेकिन कुछ नहीं। रॉन्ग नॉलेज मतलब जो रस्सी है उसको समझ बैठे कि जो, मतलब ऐसे शैडो दिखती है और बोलते हैं अरे बाप रे ये घोस्ट दिखा, लाइट लगाए तो कुछ है नहीं, अरे वो पोल था, है ना, मतलब दैट इज अ रॉन्ग नॉलेज। बट वृत्ति तो चित्त में आ गई ना, तो वो विपर्यय वृत्ति, तो विपर्यय बट प्रमाण वृत्ति कैसी, जो सेंसेस ने परफेक्ट देखी और जान ली तो वैलिड हो गए, तो और इनके 3 प्रमाण कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आगम। हाँ, वो आगे जाके देखेंगे। अभी आगे चल के निद्रा, निद्रा का जनरली स्लीप बोलते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द स्लीप। निद्रा का कैसे है ना कि आपको 3 स्टेट मालूम है हमारे, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था एंड तीसरी सुषुप्ति, है नहीं ना। हम जागृत अवस्था मतलब वेकफुलनेस, हम जागते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। स्वप्न यानी कि सोते हैं और स्वप्न में भी हमें, सपने में भी कुछ दिखते रहते हैं, मतलब जागृत अवस्था में भी हमें वृत्तियां आ रही है, स्वप्न में भी जो दिखते हैं उसकी भी वृत्ति हमें आ जाएगी। हाँ, मतलब स्वप्नावस्था में भी जो दिखेंगे, स्वप्नावस्था में कुछ भी दिखेंगे, हम सपने में मुझे ये दिखा, है ना, सपने में वो देखा, जो भी है, सपने में सपना देखी, कुछ भी है, तो जो भी है सपना देखे तो वो भी वृत्ति आ गई। लेकिन तीसरी जो अवस्था है ना, वो है सुषुप्ति। सुषुप्ति में एकदम मतलब डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप, ड्रीम नहीं, ऐसे होता है ना कि हम सुबह जाग जाते हैं, आहा व्हाट अ गुड, नॉट नॉट अ ड्रीम, नथिंग, आई स्लेप्ट वेरी वेल, और फिर जगते हैं तो एकदम फ्रेश जगते हैं, तो कुछ भी नहीं, सपना नहीं, कुछ नहीं, एंड दैट इज दैट ड्रीमलेस स्लीप, जो बगैर सपने की जो स्लीप है वो है सुषुप्ति। लेकिन क्या है
सुषुप्ति में हमें ना तो हमारे सेंसेस से कुछ वृत्तियों का नॉलेज होता है, ना तो किसी स्वप्न से नॉलेज होता है, यानी कि चित्त में वृत्ति जीरो। तो क्या वो मोक्ष हो जाएगा ना, कुछ भी वृत्ति नहीं आएगी तो सुषुप्ति में? लेकिन नहीं है। क्यों? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। इसका मतलब क्या है? सुबह जागने के बाद हमें याद आता है कि मैं अच्छा सोया था, तो वो भी एक प्रकार की वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है वो? आगे चल के मतलब मुझे स्मृति वृत्ति हो गई कि वो मैं सोया था। मतलब कैसे सोया था कि कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अभाव मतलब नो नॉलेज का जो नॉलेज है, नो नॉलेज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ये भी एक प्रकार का नॉलेज हो गया। इसलिए वो निद्रा को बोलते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में वो वृत्ति। और लास्ट की जो है उसे बोलते हैं स्मृति। स्मृति कभी होती है जो कुछ चीज पहले हमने एक्सपीरियंस की उसी की स्मृति होती है ना। मतलब जबकि कोई चीज देखी नहीं उसकी कोई स्मृति नहीं होगी। आपने कुछ भी चीज देखी होगी तो उसकी आपको कभी भी याद आती है। मतलब आपको अभी कुछ करने की चीज नहीं, बट ऐसे बैठे बैठे कुछ याद आता है। हाँ, मैं स्विट्जरलैंड गई थी, तो स्मृति याद आई और स्विट्जरलैंड पूरा अपने सामने आ गया है आंखों के। तो वो भी वृत्ति हो गई ना। स्मृति वृत्ति से हमारे चित्त में वृत्ति हो गई, पुरुष को नॉलेज हो गया, तो स्मृति। अभी समझ गए ये तीनों पांचों? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति, ये पांच, ये हो गई वृत्ति। यस अभी अभी ये वृत्तियों का निरोध कैसे करना? अभी इसमें से एक चीज मैंने थोड़ी सी बताई नहीं, यानी कि प्रमाण के जो तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड अगमा। इसमें कैसे है ना, प्रत्यक्ष यानी कि हम जो एक्चुअली सेंस करते हैं, परसीव करते हैं, वो वैलिड नॉलेज है, मैं देखा, ये है, वैसे है, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान यानी कि हम इन्फर करते हैं कि समझो मैंने देखा कि वहां स्मोक है, कहीं से भी स्मोक आ रहा है, मतलब डेफिनेटली देयर इज अ फायर, बिकॉज आई नो स्मोक एंड फायर आर रिलेटेड। though I am not seeing the fire actually, but by inference, मतलब अनुमान करते हैं कि जहां पे धुआं है वहां पे अग्नि होगा, है ना। धुआं यानी अग्नि होगा। मतलब हम घंटानाद सुनते हैं तो हमें कैसे होता है, हाँ यहाँ पे मैंने घंटानाद सुनाई दिया, यानी कि यहाँ आजू बाजू में कहीं भी मंदिर होगा। मतलब यू रिलेट मंदिर एंड घंटा, यू रिलेट स्मोक एंड फायर, तो हो गया कौन सी? अनुमान प्रमाण। एंड आगमा प्रमाण यानी कि सम वैलिड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा स्क्रिप्चर जो बताता है कि वो एकदम वैलिड है, यानी कि वेदों का नॉलेज है ना, कि वेदों में जो बताया गया है वो वैलिड नॉलेज है, तो उसे भी प्रमाण बोलते हैं। अभी ये वृत्तियां सब है, उनका निरोध कैसे करना है? तो ऐसे बोला है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधन। मतलब अभ्यास एंड वैराग्य से वृत्तियों का निरोध करना। अभ्यास यानी कि क्या? स्टडी नहीं। अभ्यास यानी कि कंप्लीट फोकस प्रैक्टिस, जिसे बोलते हैं अभ्यास। एंड वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, मतलब किसी चीज की आसक्ति नहीं रखना, डिटैच करना, सब चीजों को छोड़ देना और उसी से दूर रहना। ये ऐसे हो जाएगा तो चित्त वृत्तियों का आहिस्ते आहिस्ते निरोध हो जाएगा। एंड देन वी विल प्रोसीड through practice of abhyas, intense hard work and vairagya is detachment, and then ये हो जाएगा, है ना। all the vritti in the chitta can be removed by means of ध्यान। ध्यान से तुम चित्त वृत्ति का निरोध करते, क्लिष्ट वृत्ति मेडिटेट करके क्लिष्ट वृत्ति को भी पूरा हटा सकते हैं, है ना। अभी हम समझते हैं कि क्या पांच क्लेश कौन से हैं। तो पांच क्लेश कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश है। एंड दिस इज वेयर योर योग थेरेपी विल कम इन पिक्चर। ओके, एंड दिस, ये पांच क्लेशों में पूरी हमारी व्याधियां आदियां, मतलब मेंटल डिसीजेस, फिजिकल एलिमेंट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस फाइव क्लेश।
इसलिए ये चैप्टर हमने लिया है ना। एंड ये क्लेश हमारी वृत्तियों के ऊपर रहता है, इसलिए क्लिष्ट वृत्ति बनते हैं, इसलिए ये वे क्लेश जानना जरूरी है। अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या है। अविद्या क्या है? अविद्या इज रॉन्ग नॉलेज, यानी कि फॉल्स नॉलेज। अभी डोंट कंफ्यूज दिस फॉल्स नॉलेज विथ विपर्यय नॉलेज, क्योंकि विपर्यय इज अ वृत्ति एंड अविद्या इज अ क्लेश। क्लेश इज परमानेंट, vritti is temporary. At one time there is only one vritti in the chitta, but क्लेश are permanent. कोई भी क्लेश हो वो परमानेंट रहेगा, वृत्ति आर टेम्पररी। वृत्ति आएगी चला जाएगी, स्मृति वृत्ति आएगी चली जाएगी, लेकिन क्लेश वृत्ति आएगी वो परमानेंट हमारे चित्त में फिक्स रहेगी। अविद्या हम लास्ट में आते हैं। ये खाली डेफिनेशन है इसके क्या क्या है करके। अस्मिता, अस्मिता यानी कि हमारा जो आइनेस है, हम हमेशा ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब मतलब मैं से जो जमा हुआ है ना, वो सब है अस्मिता। तो लास्ट टाइम भी हमने आत्म तत्व में देखा था, जब ये आइनेस जिनका निकल जाएगा, मतलब जो आइनेस ऑफ अहंकारा जो जैसे भी कम हो जाएगा, वैसे अस्मिता जैसे निकल जाएगी, अस्मिता क्लेश। लेकिन ये अस्मिता क्लेश हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑलवेज वी आर रिलेटिंग एवरीथिंग विथ मेरा, है ना, ऐसे ही समझते रहते हैं कि ऐसे नहीं, मतलब वो, इसलिए ये क्लेश है। जब भी इसको हटा देंगे एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ये मैं मेरा ये कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ ये आगे चल के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में, है ना। राग, ये राग यानी कि मराठी में या हिंदी में राग आया ये ऐसे ये नहीं, राग यानी डिजायर, अटैचमेंट। राग का मतलब है अटैचमेंट, है ना। तो अटैचमेंट इज ऑल्सो अ क्लेश, और ये हमेशा रहेगा। मतलब कैसे है ना कि व्हेन यू आर गेटिंग सम प्लेजर बाय सेंसेस, मतलब कुछ खा लिया तो यू फील वेरी नाइस, या तो तुम्हारी अच्छी चीज या कोई अच्छी चीज देखी या अच्छी चीज कर ली या पढ़ ली, तो दैट इज अ राग। बट वो राग से मतलब प्लेजर इज नॉट बैड, यू कैन हैव द प्लेजर, यू कैन एंजॉय प्लेजर थिंग। बट क्या होता है ना कि व्हेन प्लेजर इज देयर ना, द डिजायर कम्स आफ्टर दिस, एंड व्हेन डिजायर कम्स द अटैचमेंट्स कम, है ना। मतलब एक चीज मिली तो मुझे और चाहिए, ये और बड़ी चाहिए, ये और चाहिए, बार बार चाहिए। इससे क्या होता है? अटैचमेंट। एंड जब भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा आगे चल के? क्या होगा? द्वेष है, यानी कि दुख। द्वेष यानी कि हेट्रेड, दूसरे किसी का हेट्रेड से जो आता है वो भी हमें दुख देता है। और राग यानी अटैचमेंट, डिजायर जो आएगी वो भी अल्टीमेटली हमें दुख देगी। एंड अभिनिवेश, अभिनिवेश इज द फियर ऑफ डेथ। ये पतंजलि में कहीं दिखा नहीं है, बट दिस इज द फियर ऑफ डेथ। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ द डेथ, मतलब हम सब मृत्यु से डरते हैं। ये अभिनिवेश है। अभी यानी अभी का मतलब है फ्रॉम ऑल साइड्स, नी यानी कि डाउन, एंड वेश प्रवेश, विश है ना, अभिनिवेश प्रवेश जैसे बोलते हैं, मतलब द वन दैट इज एंटरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स एंड सेटलिंग इनसाइड अस इज द अभिनिवेश, दैट इज द फियर ऑफ डेथ। कितना भी होशियार आदमी हो, जिन्होंने कुछ भी भगवत गीता पढ़ी हो, कुछ भी हो, ऐसे है कि शरीर और आत्मा सेपरेट है, हम आत्मा है, शरीर छोड़ के जाएंगे, लेकिन मृत्यु का समय आएगा तो डर तो लगेगा ही ना मृत्यु का। तो ये है कि ये फियर ऑफ डेथ रहेगा। बट वंस यू क्रॉस दिस फियर ऑफ डेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेश इसलिए है ना कि इन थेरेपी इफ देर आर सर्टन डिसीजेस, टर्मिनल डिसीजेस जो होते हैं ना, कि जब भी व्हेन या तो कुछ तुम्हारे ऑटो इम्यून डिसीजेस जो होते हैं ना, ऑटो इम्यून, सो व्हाई ऑटो इम्यून डिसीजेस जो होते हैं, योर हेल्दी सेल्स आर अटैकिंग, योर इम्यूनिटी सिस्टम इज अटैकिंग योर हेल्दी सेल्स, है ना, एंड समथिंग हैपेंस एंड देन यू फील और इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं।
But when you understand the real nature of the Atma, when you understand spiritually that, और एक ऐसी चीज आती है ना ये टर्मिनल डिसीजेस में और इसमें कि आदमी को समझता है कि यस देयर इज नथिंग, everybody that is born, everyone whoever is born has to die one day. So at that time the fear of the death goes away and then the healing starts, or at least the pains start receding. That is the most important thing. So therapy में जो counseling है ना, that counseling part is very very important and is related to this abhinivesha, fear of death. How to counsel and all, that is a different thing for this terminal. That is a different subject that we can discuss sometime after your exams and all. If you want, we can discuss as a therapy part. But this is very very important. And when attachment, desires ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे ना, you will feel more happier, you will feel better. And what is that? When you are feeling happier, when there is no hatred, when there is no dvesh, when there is no I-ness, मेरा मैं ये सब छोड़ दिया, means what? That avidya is removed. अविद्या जैसे जैसे रिमूव हो जाएगी, ये नॉलेज जैसे ही दूर हो जाएगा, एंड व्हेन यू फील, दैट मीन्स योर चित्त इज बिकमिंग प्योर. एंड व्हेन योर चित्त इज बिकमिंग प्योर मीन्स द सत्व गुण का प्राबल्य उसमें और ज्यादा हो जाएगा. एंड व्हेन सत्व गुण इज मोर इन योर चित्त, you become more and more knowledgeable, and when you become more and more knowledgeable, you become healthier and healthier. So when you understand it yourself and explain it to your patients कि क्या है, why this spiritual knowledge is important, why this attachments, इससे कुछ नहीं होने वाला. People are very much attached to so many things, बहुत सा आइनेस, एंड व्हेन यू गिव अप दैट स्लोली स्लोली यू फील मच बेटर, है ना. सिंपल सी चीज है, हमने एंडोक्रिनोलॉजी में देखे थे. व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी from heart without keeping any desire in return, you feel much better, है ना. And why you feel better? Because of some endocrine secretions, dopamine, serotonin secreted in your body. वो कहाँ से आते हैं? Because you are giving up your desires, you are giving up your hatred, you are giving up your I-ness, and then start feeling better without any expectation. The healing starts happening, है ना. ये सब चीजें इससे डायरेक्टली क्लेशा से रिलेटेड है. तो when you understand it yourself, when you experience it yourself, that you are becoming healthy. एक्सपीरियंस करके देखो, रिमूव हेट्रेड फॉर द अदर्स, ये सब आगे चल के पतंजलि चित्त प्रसादनम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, है ना. बट टुडे बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज वी कैन नॉट गो देयर, एंड ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ से. तो क्लेश के लिए अंडरस्टैंड करना है, इसीलिए अंडरस्टैंड करना है कि ये सब अटैचमेंट्स, राग द्वेष, द्वेष किसी का करना, जो आइनेस है, एंड जो अनड्यू फियर, मतलब fear of death will not go like that immediately, but when you try to understand more and more, your immunity starts building up. That is why atma tattva का लेक्चर हमने इसलिए लिया था कि when you understand your atma tattva, when you come to know about it, your immunity, immune power increases, and that is giving you more healthier. It's making you more healthier. This is a way. अभी ये कैसे करना है, ये क्लेश. अभी हमने देखा कि वृत्तियों का निरोध कैसे करते हैं, वृत्तियों का निरोध करते हैं अभ्यास एंड वैराग्य से. अभी क्लेश निकालना है तो कैसे करना है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानात्मक क्रिया योग. ये क्रिया योग हमने कहाँ देखा है? नियम के लास्ट 3 थे ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, याद है ना. यम नियम में से लास्ट के 3 नियम, तो यही सेम है कि तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करने से क्लेश का निरोध हो जाएगा, मतलब क्लेश दूर हो जाएंगे. जैसे ही क्लेश दूर हो जाएंगे, वृत्तियां सब है वो अक्लिष्ट से क्लिष्ट बन जाएगी, एंड आफ्टर दैट एकाग्र वृत्ति से निरोध करके हम आगे जा सकते. अभी कैसे है कि उन्होंने बताया कि कैसे करना है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. तप यानी कि ऐसे कुछ नहीं, तप करना है यानी कि जंगल में जाना है, बैठना है और पेनांस लेना है
या नथिंग लाइक दैट। तप मीन्स यू आर डेडिकेटेड हार्ड वर्क, मतलब जो भी चीज करेंगे डेडिकेटेडली करो। हम जो कोर्स कर रहे हैं विथ फुल डिवोशन, विथ फुल हार्ड वर्क, पूरा स्टडी करके करेंगे, दैट इज ऑल्सो तप, है ना। दैट इज तप व्हेन यू आर डूइंग इट एंड व्हेन यू आर डिराइविंग प्लेजर, हमें उससे जो आनंद मिल रहा है ना, दैट इज ओनली तप। जो भी चीज करनी है, हम क्लास लेते हैं, किसी तुम्हारे कोई स्टूडेंट्स रहेंगे उनको सिखाते हैं, गिव योर फुल 100% एंड व्हेन दे आर इम्प्रूविंग, जो भी है वो सब आपको मिलता है, रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो तप, है ना। हार्ड वर्क, डिवोशन। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी नहीं है, स्व अध्याय ऐसे सेल्फ स्टडी नहीं है, दैट इज अ कॉमन। स्वाध्याय यानी कि क्या बोलते हैं कि यू स्टडी अवर स्क्रिप्चर्स, यानी कि फिलोसॉफी का भी स्टडी करो। द मोर, जैसे हम लोग अभी मैंने बताया कि हम पतंजलि योग सूत्र सीखते हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सीखने चालू करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आगे चल के चित्त प्रसादनम सीखेंगे, है ना, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वो सब सीखेंगे, तो उसका कैसे फायदा होगा। द मोर एंड मोर यू लर्न अबाउट योर स्क्रिप्चर्स, जो भी है, सो योर चित्त बिकम्स प्योर, दैट हेल्प, सत्व गुण उसमें आने में चालू होंगे, यू विल नॉट हैव एनी बैड थॉट्स, so that is। एंड ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर टू ईश्वर, दैट मीन ऐसे कुछ नहीं है कि मंदिर में जाके ईश्वर की प्रार्थना करो और ये करो, प्रसाद चढ़ाओ और भगवान मुझे दे दो, 10 रुपए का नोट डाल के इतना दे दो, एग्जाम में पास कराओ, वो सरेंडर नहीं है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी कि जो भी तुम्हारा काम है उसका जो भी फल है, जैसे भगवत गीता में बोलता है कि कर्म करो, कर्म के फल की अपेक्षा ना करो, अभी बोलते कर्म करो और कर्म के फल की अपेक्षा ना करो, यानी कि निष्काम कर्म योग। ये कैसे है, कुछ तो करते हैं तो कुछ मिलने के लिए करते हैं क्या, मतलब सैलरी नहीं, ऑफिस में जाएंगे काम करेंगे, सैलरी नहीं, मेरा निष्काम कर, ऐसे नहीं बोला है उन्होंने। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी कर्म करेंगे ना, वो कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, बट मुझे फल क्या मिलेगा ये सोच के अगर कर्म करेंगे तो सकाम कर्म होगा, मतलब विथ डिजायर कि मैं ये कर रहा हूं, मैं अभी चलो मैं अभी आपका लेक्चर ले रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा इसमें से, मुझे कुछ मिलेगा क्या इसमें से, हाँ कुछ फीस देंगे क्या, या मुझे कुछ दुआएं देंगे क्या, ऐसे सोचेंगे ना तो कर्म करते रहो, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट कर्म डेफिनेटली। बट इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे डोनेशन देना है, डोनेशन देंगे तो मेरा नाम छपाएंगे ना, यहाँ पे एक प्लाक लगाएंगे ना, इतना इतना डोनेशन दिया 10,000 का, ऐसे करके, दैट इज द काम। डोनेट इट एंड फॉरगेट, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर अच्छा डोनेशन करना है ना, तो राइट हैंड से डोनेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड को मालूम भी नहीं होना चाहिए कि राइट हैंड में डोनेशन, ऐसे मतलब बोला जाता है, मतलब इतना गुप्त होना चाहिए कि डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ मिलेगा, तो उसका जो फल है ना, मतलब वो फल है वो ईश्वर को दे दो, यानी कि यू सरेंडर दैट ऑटोमेटिकली, बिकॉज व्हेन योर कर्मा इज गुड, द कर्मा रिटर्न्स, यू विल डेफिनेटली गेट, बट मुझे आएगा क्या ये सोच के करेंगे तो कुछ उसका फायदा नहीं है, सो दैट इज द ईश्वर प्रणिधान। तो ये सब चीजें इसलिए हमें समझना है कि क्या क्या करना है। तो अभी हम इन नक्शल में हम देखते हैं क्या क्या देखा, व्हाट इज योग, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, वृत्ति चित्त में कैसे आती है, वृत्ति के कितने भूमि होते हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, ये अवस्थाएं देखी, उसे कैसे लेना है, मतलब चित्त वृत्ति का निरोध कैसे करना है, अभ्यास एंड वैराग्य, मतलब बहुत हार्डवर्क करके डिवोशन से करो एंड डिटैच करो, बाकी सब चीजों से हमको डिटैच करो एंड डेडिकेट एंड डिवोशन से करेंगे तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। चित्त वृत्ति क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट है, तो क्लिष्ट किससे बनती है, बिकॉज ऑफ द क्लेशा। कौन से क्लेश है, 5 क्लेश, सॉरी पहले 5 वृत्ति देखे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अभी क्लेश देखेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, फिर उनको कैसे निकालना है, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग बोलते हैं, इनसे हमको निकालना है। ओके, तो ये सिंपल है। एक ही लेक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस
आई कैन आंसर. ओके. और ये लास्ट कैवल्य का लास्ट का 4.34 195 सूत्र है. मैं ऐसे ही डाला है उसके लिए. थैंक यू वेरी मच. अभी आपको जो भी क्वेश्चंस, आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक ही लेक्चर में सब कुछ फटाफट फटाफट समझ गया, बट होपफुली थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है. बुक से पढ़ो. यू कैन आस्क क्वेश्चंस. हाउ इट इज रिलेटेड टू योर थेरेपी. क्लेश दूर करना. थोड़ा सा ज्यादा हो गया भानु. 9:15 को चालू किया, 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लिया मैंने. हाँ? तो क्लेश क्यों दूर करना है, क्लेश का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे थेरेपी में, ये भी जानना जरूरी है. तो थेरेपी ऐसी नहीं है ना कि 2-4 आसन सुबह दिए, 2 प्राणायाम दिए तो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया, तुमको क्या है बैक है, चलो बेटो ये करो. ये नॉट लाइक दैट. यू हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. शायद स्ट्रेस से आता है. आपको मालूम है सोराइसिस जो स्किन डिसीज है इज इमेनेटिंग थ्रू स्ट्रेस. जैसे स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा वो आदमी का, स्ट्रेस कहाँ से आता है वो तुमको समझना चाहिए. इसलिए उसके लिए काउंसलिंग चाहिए. एंड वो काउंसलिंग जो हमने वहां सीखी वो नहीं चाहिए. तो थेरेपी का जैसे हमने बताया वैसे थेरेपी का एक काउंसलिंग का भी लेक्चर आफ्टर तुम्हारे एग्जाम्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन टेक कि थेरेपी काउंसलिंग कैसी करनी है. अगर आप थेरेपी में आप पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना. तो वैसे करेंगे कि कैसे करना है. मतलब यू हैव टू, इसलिए हम बोलते हैं ना कि थेरेपी में पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट शुड बी वन. ही शुड बी अ फ्रेंड. हम लोग बोलते हैं ना कि ही शुड बी अ फ्रेंड ऑफ योर पेशेंट. दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए. एंड द ट्रीटमेंट इज स्लो. जल्दबाजी नहीं है, आराम से. एंड द कॉन्फिडेंस, व्हेन द कॉन्फिडेंस इज बिल्ट अप इन द माइंड ऑफ अ पेशेंट, वो जब भी तुमको बिलीव करना चालू करेंगे. एंड यू गो टू द रूट कॉज एंड विथ व्हाट, एम्पैथी, करुणा से. मतलब यू पुट योरसेल्फ इनटू हिज शूज एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स कि यस ही मीन्स माय वेलबींग, मेरा वेलबींग के लिए इनके दिल में सही में कुछ दिलचस्पी है या वो मुझे अच्छा करना चाहते हैं, इमीडिएटली द हीलिंग स्टार्ट्स. ये सब हीलिंग कहाँ से होता है? द बॉडी हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू हील. यू हैव टू एक्टिवेट इट थ्रू दिस थेरेपी, है ना. और साथ में हम लोग योगिक एस्पेक्ट तो लेंगे ही ना कि डिफरेंट डिफरेंट आसन करेंगे. ऐसे नहीं बोला है कि आसन और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आसन प्राणायाम सब कुछ है, बट अलॉन्ग विद दैट द एस्पेक्ट ऑफ द माइंड जो भी है, मन का जो सहभाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मन का सहभाग कभी आएगा जब हम काउंसलिंग करेंगे, उसके मन को जान लेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को हमारी प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, कैसे दूर करना है. ऐसे है ना. मतलब डोंट बी अ गाइड कि हाँ बोथ आर ऑन द सेम लेवल, मैं ऊपर बैठ के नीचे उसको सिखा रहा हूँ, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए. बी अ फ्रेंड. फ्रेंड्स आर टुगेदर नो, कंधे पे हाथ डाल के. सो फ्रेंड, पेशेंट एंड यू शुड बी फ्रेंड. ऐसे होना चाहिए. तो अपने आप ही हीलिंग स्टार्ट होगा. एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग, you are teaching. You are not treating, you are teaching. And when you teach, he automatically heals. तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, है ना. दैट इज वेरी वेरी. आई होप मतलब मैं समझाने की कोशिश की है. क्वेश्चंस है तो पूछ लो, है तो ग्रुप में डालो. कहीं भी आपको डाउट है बोलो. विक्षिप्त आणि निरुद्ध ह्या चित्तच्या वृत्ती सांगितल्या ना तुम्ही. विक्षिप्त चित्त भूमी. चित्त भूमी मनीषा, चित्त भूमी मतलब चित्ताच्या प्रवृत्ती झाल्या त्या. आता तुझी तुझी प्रवृत्ती समजा, मी म्हटलं की तुझ्यामध्ये रजस गुण जास्त आहे, मनीषा इज टू ऍक्टिव्ह, तर मनीषाची कुठली झाली, क्षिप्त. क्षिप्त चित्त आहे तुझं, कळलं तुला. असं आहे की नाही. आणि कोणीतरी एकदम काही त्याच्यामध्ये काय त्याला काही काय इंटरेस्टच नाही, तर त्याचं मूढ चित्त झालं, म्हणजे कायम कन्फ्यूज, हे करू काय करू काय समजतच नाही, तर त्याचं झालं मूढ चित्त. असं आहे. विक्षिप्त म्हणजे कसं, विक्षिप्त म्हणजे विक्षिप्त मराठीतला नव्हे, विशेष म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडा विशेष गुण आहे. तो कुठला आहे की मधून मधून त्याचं चित्त बऱ्याच वेळेला
सत्वगुणामध्ये असतं, पण रजसमध्ये पण सरकतं. आणि एकाग्र म्हणजे कसा, की जो शांत, एकदम शांत, त्याचं आपलं शांत चित्त आहे, त्याला आपलं काही विचारा, काय शांत, कधी असेल तर भेटेल शांत. तर अशी माणसाचं चित्त एकाग्र आहे, त्याच्यामध्ये सत्वगुणाचं प्राबल्य आहे. समजलं ना? आणि मग पुढे जाऊ. हे झाले चित्त भूमी. भूमी म्हणजे काय, की हे चित्तच्या काही, भूमी म्हणजे काय, त्याचं सबस्ट्रॅटम आहे ना, म्हणजे त्याचा आधार काय आहे, हे 5 आधार झाले. ओके. आणि Thank you. चित्ताचे प्रकार ते झाले. आणि मग चित्ताच्या कुठल्या वृत्तींचे काय झाले, तर प्रमाण वृत्ती, विपर्याय म्हणजे फॉल्स नॉलेज, जसं साप आणि हे आणि सांगितलं. टाइप्स 2 आहेत ना सर, चित्तचे टाइप 2, एक क्लेश आणि एक अक्लिष्ट, क्लिष्ट आणि अक्लिष्ट. हा, म्हणजे ज्यांना, ज्यांच्यावरती अविद्या क्लेश आहे, अस्मिता क्लेश आहे, बरं पुष्कळ, हा मैं करता हूँ, मैं हूँ सबका ये, मैं ज्या महिना असतात त्या सगळ्या महिना म्हणजे त्या झाले अस्मिता क्लेश झाला, म्हणजे ती अक्लिष्ट झाल्या, त्या क्लिष्ट वृत्ती झाल्या. आणि जेव्हा हे क्लेश दूर होतील तेव्हा त्या वृत्ती सगळ्या, मग तुम्हाला ते कम्प्लीट नॉलेज येणार. मग ते नॉलेज आलं म्हणजे मग तुम्ही झालं संप्रज्ञात नॉलेज कडे गेला, त्याला म्हणणार पुढे विवेक ज्ञानी. म्हणजे मग तुमची बुद्धी तुम्ही वापरू शकता. नाही तर मग काय होतं, मन इतकं चंचल आहे की तुम्हाला काय वापरूच देत नाही, काय भयंकर काय 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 गोष्टी करायला लावते ना. तर ते सगळं एकत्र करायला तुम्हाला काय पाहिजे, बुद्धी वापरतात. बुद्धी असते, माहित असतं हे चुकीचं आहे, तरी पण आपण करतो का, तर मन सांगतं अरे कर कर, काय नाही, करत. सगळ्यांनाच होतं, मला तुला सगळ्यांना होतं. पण जेव्हा ती बुद्धी वापरायला शिकतो तेव्हा ते हळूहळू आपण सत्वगुणाकडे यायला सुरू. थँक्यू सर, खूप छान समजून सांगितलं सर. ठीक थोडेसे आहे, छोटे म्हणजे छोटे त्याचा डाऊट थेरपीशी खूप छान क्लिअर झाले. थँक्यू सो मच सर. ते पण समजलं पाहिजे की ही क्लेश काय असतात आणि त्याचा थेरपीशी कुठे संबंध येतो, आणि मग त्याच्यासाठी आपण काय, म्हणून स्क्रिप्चरल नॉलेज. मग पुढे जाऊन तुम्ही पतंजली योगसूत्र शिकलात की मग चित्तप्रसादनम येतं पुढे, करुणा, मुदिता, उपेक्षा असं सगळं येतं. म्हणजे करुणा म्हणजे ज्यांना दुःख आहे त्यांच्याबद्दल तुम्हाला करुणा वाटली पाहिजे. मुदिता म्हणजे एखादा जर हॅपी असेल तर तुम्हाला जेलच नाही वाटलं पाहिजे. याला जास्त मार्क मिळाले तर मित्राला किंवा आपल्या बरोबरच्या, तर तुम्हाला त्याच्या आनंदात सहभागी होता आलं पाहिजे. अरे वा, म्हणजे त्याला आनंद तिथे, म्हणजे त्याच्याबद्दल जेलस वाटलं की संपलंच, आहे की नाही. मुदिता. आणि जी माणसं वाईटच आहेत आणि जी काय आहेत त्यांना उपेक्षा करायची, त्यांच्या भानगडी सोडूनच द्यायचं त्यांना, आहे की नाही. आणि मुदिता म्हणजे कसं, त्याच्याबद्दल तुम्हाला, आणि जे माणसांचं चांगलं होतं त्यांच्याबद्दल तुम्हाला आनंद वाटला पाहिजे की चांगलं काम करतात त्या माणसांबद्दल, मग त्याच्याने डिलीट आपल्या करायचं. चित्तामध्ये सत्वगुण येणार, आहे की नाही. मग जो खूप वाईट वागतोय ना त्याला उपेक्षा करायची, त्याच्या बाजूला जायचं. आपण बोलतो ना डोंट गो मेमरी तुम्ही जसं डिलीट करतो तसं आपल्या मेंदूच्या निगेटिव्ह लोकांच्या मेमरीतून बाजूला डिलीट जाऊ करायचं. नका. निगेटिव्ह लोकांच्या पासून दूर राहा, ती उपेक्षा झाली, आहे की नाही. सिंपल आहे ते. मग हे पुढे तुम्हाला जसं जसं शिकाल तसं तसं अजून 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 इट्स व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. मग तसंच तुम्ही भगवद्गीता वाचायला सुरुवात केली की भगवद्गीतेत असे खूप रेफरन्सेस की खूप छान छान गोष्टी अशा भगवद्गीतेतनं येतात, असे रेफरन्स. आता सगळं सांगणं शक्य नसतं, म्हणून भगवद्गीतेत तर ती केवढं तरी मोठं काउन्सिलिंग आहे ते. अर्जुनाला केलेलं काउन्सिलिंगच आहे त्यांनी. अर्जुन गेलेला कुठल्या वृत्तीत गेलेला, मूढ चित्त वृत्ती झालेली, डिल्युजन, कन्फ्युज, मी युद्ध करणारच नाही, सगळं गांडीव धनुष्य टाकून दिलं, मूढ वृत्ती आलेली त्याच्यामध्ये, मूढ चित्त गेलेला. त्याला काउन्सिल केलं त्याने, पूर्ण काउन्सिलिंग केलं आणि सांगितलं उचल ते धनुष्य आणि लाग युद्धाला, उचल गांडीव आणि कर युद्धाला. त्याला आणला ना त्याच्यामध्ये त्यांनी, म्हणजे त्याला काय केलं, काउन्सिलिंग करून त्याला त्यांनी वरती आणला. दॅट इज, हे असं सगळं भगवद्गीतेमध्ये वगैरे आपल्या. म्हणून तो काय करायचा, बरेच लोकांना मराठी समजत नाही. सांगतो ना मी तुला, आता मी बहुत म्हणजे कैसा है ना कि भगवद्गीता में ऐसे बहुत, अर्जुना का जो काउंसलिंग किया ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द काउंसलिंग बाय कृष्ण टू अर्जुन. जो काउंसलिंग किया कौन सा काउंसलिंग, जब भी पहला अर्जुन विषाद होगा, अर्जुन एकदम मूढ़ चित्त भूमि में था, उसका चित्त मूड था, डेल्यूशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और उन्होंने सब डाल दिया, भाई अभी युद्ध नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू फाइट. फिर कृष्णा ने उसको काउंसिल करके युद्ध करने को ला.
यानी कि कृष्णा ऐसे नहीं था कि चलो मतलब वॉरफेयर वाला नहीं था, बट धर्म अधर्म जानता था, अधर्म का निपात करने का है, ये उसको समझा के काउंसलिंग करके उसको युद्ध में लाया। दैट इज द बेस्ट काउंसलिंग। ऐसे बहुत सारी। तो ये जो स्वाध्याय जो है ना, यानी कि स्क्रिप्चरल नॉलेज, यानी कि जो हमारे ग्रंथ का नॉलेज पढ़ के चित्त को क्लीन करते जाओ, वो स्वाध्याय जो है वो यही है। भगवत गीता पढ़ो, पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, तो तुम्हारे चित्त से एक क्लेश दूर होते जाएंगे, कंफ्यूजन निकल जाएंगे, चित्त क्लियर होते जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस, एकाग्र में जाएंगे तो और सत्वगुण आते जाएंगे। जितना सत्वगुण ज्यादा उतना नॉलेज ज्यादा, है ना? ये सब समझने के लिए। और एक बार खुद को एक्सपीरियंस करने के बाद जो है, जैसे मैं अभी मनीषा को वही समझा रहा था कि अपने कोई साथी को अपने से ज्यादा मार्क मिले, है ना, तो जेलसी नहीं आनी चाहिए। यू शुड बी हैप्पी विथ हिम। खाली पार्टी लेने का है करके आनंद नहीं होना चाहिए। मतलब दैट शुड बी जेन्युइन, कमिंग फ्रॉम द हार्ट। ऐसे रहेगा, देन योर चित्त इज वेरी प्योर, है ना। जो बेचारा किसी को कम पड़े तो उसके लिए तुमको एम्पैथी भी आनी चाहिए। अरे यार, अच्छा था, उसको कम मिले तो मुझे भी दुख होना चाहिए। और जो बेकार है आदमी, जो हमेशा बेकार चीज करते हैं, निगेटिविटी, उनसे दूर रहना। उनको सुधारने का भी कोशिश नहीं करना, उपेक्षा, तो उनको दूरी रखो। वो उनका कर्म, डोंट गो। ऐसे ऐसे तो ये स्क्रिप्चरल नॉलेज जब भी हमें आ जाएगा तो क्लेश का निवारण करने में हमें फायदा होगा। दैट इज द आइडिया। बट यही मैं समझा रहा था। सर जो अगर अपनी अपने विचारों को अगर बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने जैसे एग्जांपल अभी दिया कि एक फ्रेंड है, जेलस नहीं फील करना चाहिए, पर वो जेलस फील करने के बाद ये सोचता है कि नहीं है, मुझे तो अच्छा सोचना चाहिए यार, मेरा फ्रेंड तो आगे बढ़ रहा है। अगर वो हम अभी परिवर्तन जैसे अपनी सोच में लाते हैं तो व्हाट दैट कैन बी। अभी प्रियंका जी कैसे है ना, ये मतलब सोच के नहीं बदल सकते। हम्म। ये है ना, ये जैसे ही हमें इसका मीनिंग समझ जाएगा ना, तो यू विल चेंज ऑटोमेटिकली योरसेल्फ। मतलब आप अपने में अपने आप ही बदल आ जाएगा। यू डोंट हैव टू एनफोर्स। एनफोर्स करके कुछ नहीं, माइंड बदलता नहीं है एनफोर्स करके। एक बार इसका मीनिंग समझ गया ना कि ये हम्म। ऐसी चीज है, यस, एंड आई वांट टू बी हैप्पी। एंड कुछ चीज अभी देखो, ऐसी चीज है ना कि किसी को हेल्प करने के लिए, करने के बाद, इफ यू आर रियली फीलिंग नाइस, नो, तो नेक्स्ट टाइम यू विल गो एंड हेल्प अदर्स। समझ गए ना? करेक्ट या। मुझे हेल्प करनी है, करके हेल्प करने को, अरे यार क्या करेंगे, कारपेट फोल्ड नहीं करेंगे तो 100 मार्क्स में से थोड़े मार्क काट सकते हैं, इसलिए मैं कारपेट फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसे सोच के जाएगा। दैट इज नॉट द रियल चीज, है ना। हम्म। मतलब कभी ऐसे किसी को मतलब इमीडिएटली अपने दिमाग में आना चाहिए, वो एक बार आ गया ना, देन यू विल फील लाइक डूइंग इट अगेन एंड अगेन। नहीं सर, वो पूछ रही है कि वो कौन सी इसमें आएगा, क्षिप्त में आएगा, विक्षिप्त में ऐसे पूछ रही है शायद वो। एकाग्र में आएगा, मूढ़ में आएगा। जैसे आपने अर्जुन का बताया ना कि अर्जुन की वृत्ति कैसे थी, मूढ़ वृत्ति थी, तो वो किस में आएगा ऐसे? एकाग्र में गया ना, चला पूरी उसकी चित्त वृत्ति मतलब एकाग्र में गए, एंड देन ही स्टार्टेड फाइटिंग विद अ कॉन्सेंट्रेटेड फोकस माइंड। वही तो उसका माइंड था ना, कि जब भी द्रोणाचार्य ने बोला था कि वो पंछी का आंख में मारना है, सब लोगों ने इधर उधर की चीज बताए, उन्होंने देखा क्या दिख रहा है, एकाग्र वृत्ति थी ना उसमें। तो एकाग्र वृत्ति में आया तो देन ही बिकम अ विनर, है ना। तो यही काउंसलिंग उसने करवा के उसको लाया है ना। दैट इज द थिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यही स्क्रिप्चरल नॉलेज हमें जब पता चलेगा, देन यू विल फील बेटर एंड बेटर। कोई थैंक लोग यू क्या सर। है ना, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। कोई लोग क्या है ना कि कुछ ऐसे पोती बीती हाथ में लेके वो कुछ है ना, पत्थरों पे पानी बहता है ना, वैसे बह जाएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो समझ के करो। मतलब मुझे सब बाय हार्ट है यहाँ से। वो ट्रेन में ऐसे बैठते हैं और कुछ अच्छे स्क्रिप्चरल है, तो थोड़ा अच्छा भी है। मैं ऐसे नहीं बोलता है कि फालतू चीजों से बेटर है कि ये करो, लेकिन ऐसे करते करते किसी का पाँव पड़ गया अपने पाँव पे, तो तुरंत
आग बबूला होके वो गाली बिली देना चालू करेंगे, दिखता नहीं कि अंधा हो गया क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो हाथ में भगवान की चीज लेके? वो कहाँ गया ये सब चीज? चित्त शांत करने का था, वो कहाँ से कहाँ घूम गए पटाख करके, है ना? तो ये कुछ फायदा नहीं होता। इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द माइंड, देन यू, फिर आगे जाके बहुत सारी चीजें हैं, है ना? जैसे वेदांत में बोलते हैं ना कि सबका आत्मा एक ही है, तुम्हारा मेरा सबका, चाहे भी आत्मा है, सबका आत्मा एक ही है। और लास्ट में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूँ ना। हमने देखा ना आत्म तत्व का लेक्चर, मतलब वो बहुत सारी आगे की चीजें है, बट एक बार आप समझ गए तो ये द्वेष राग लोभ सब निकल जाएगा। वो जब भी निकल गया, एंगर वगैरह कम हो गए, नेचुरली योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स डेवलपिंग। और हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप होना है, इसका मतलब ही क्या है? द सेम थिंग इफ यू अंडरस्टैंड वेल, हमें अगर इसका पता अच्छे से हो गया, यू कैन एक्सप्लेन इट टू योर, मतलब यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन अ बिग लेक्चर, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसमें से जो उसकी कमी है उसको वही पॉइंट पे लाके उसको तुम काउंसलिंग करके और सिखा के फिर साइड में योगिक एस्पेक्ट की जो आसन वगैरह है वो डिजाइन करो, जैसे है वो डिजाइन, उसको क्या प्रॉब्लम है वो समझ लो। अभी मैं बता रहा था कि सोराइसिस का जो है, तो इट्स एक्चुअली अ मेंटल डिसीज, माइंड पे है। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनको सोराइसिस मैनिफेस्ट होता है बॉडी पे। जैसे स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो सोराइसिस भी कम होते जाते हैं। दैट इज द रीजन पीपल आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। और हाँ, आपको क्या स्ट्रेस है करके कोई स्ट्रेस नहीं बताता है, रिमेम्बर। बोलता नहीं नहीं, आई एम वेरी फाइन, मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, ऐसे बोलने वाला आदमी को सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है ना? स्ट्रेस थोड़ा तो होना चाहिए, यू स्ट्रेस होना चाहिए, बट कोई लोगों को क्या, दे आर वेरी गुड एक्टर्स, स्ट्रेस कितना भी हो ना दिखाते नहीं है चेहरे पे। बट इफ यू स्टार्ट बिकमिंग एम्पैथेटिक एंड फ्रेंडली, तो आपको समझ जाएगा कि कहाँ है, इसलिए इट विल टेक टाइम। तो ये सब चीजें करने में आहिस्ते आहिस्ते सीख जाओगे। व्हेन यू विल लर्न, जब भी आप सीख जाओगे, यू विल बिकम अ वेरी गुड थेरेपिस्ट। तो इसलिए ये सब क्लेश वृत्ति ये समझने के लिए है। एग्जाम के लिए ज्यादा फिक्र मत करो, ऐसे कुछ बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें डालने वाली की चीज नहीं है। इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब आपको ये सब्जेक्ट के लिए इंट्रोड्यूस करने की जो चीज है, इसलिए इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि एग्जाम में एकदम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देंगे और तुमको कैसे आता है क्या है, वो देखने की कोई इच्छा नहीं है हमारी। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड हम लोग सोचते हैं कि तुम आगे चल के इसमें और स्टडी करो। डोंट वेट डूइंग दिस, गो एंड स्टडी समथिंग एल्स, आगे जाके और सीखो, स्क्रिप्चरल नॉलेज बढ़ाओ, करो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये चीज है। ओके, काफी टाइम लिया मैंने तुम्हारा, 1.5 घंटा लिया। और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो, टेल मी। क्या बानो? एक तो सबको अच्छी से समझ साक्षी गया, आवाज नहीं आ रहा है। साक्षी कुछ बोल रही है बट उसका आवाज नहीं आ एक तो सबको अच्छी से समझ गया, या तो कुछ समझ नहीं गया। साक्षी, या कम ऑन, चैट में टाइप कर दो। चैट में टाइप करे, बोलना, आवाज आ रही है तेरी। हॅलो, हाँ आता बोल ना, येतोय? हाँ हो. येते ना आवाज, तर बोल। पेपर सॉल्व्ह करायला घेतलेले ना, त्याच्यामध्ये काही डाऊट होते, असे रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन्स होते ना, तर त्याचं आन्सर येत नव्हतं. तर मी विचारू का तुम्हाला आता? मी काय सांगेन माहितीये का, की हा. कुठलाही पेपर सोडवू नका, कुठलाही पेपर सोडू नका, गेल्या वर्षीचा पण सोडवू नका, कुठलाच पेपर सोडू नका। तुम्हाला दिलेली मॅन्युअल आहेत ना, हा. फक्त मॅन्युअल 2-2दा 3-3दा वाचा नीट, त्याच्यात अंडरलाईन करा, त्याच्यात काय तुम्हाला कठीण वाटतं ते विचारा, पेपर सोडू नका। पेपर, त्या पेपर मधलं जर समजा काहीच आलं नाही तर काय नाही, करशील? तसं नाही, पण ना मलाच डाऊट होता की ते हे असेल का ते असेल, मला समजलं मॅन्युअल नाही मध्ये तसं. वाचलंच ते झालं ना. आणि जास्त नाही. चुकीचं वाचूच नका. वी आर चेंजिंग द पेपर्स एव्हरी टाइम, एव्हरी अच्छा. टाइम वी आर चेंजिंग द पेपर पैटर्न स्टाइल, सो डोंट वरी। और सबको पहले ध्यान में रखो, मैंने बोला है कि ऊपर क्या लिखा है पहले ध्यान से पढ़ो, ट्रू एंड फॉल्स, टी एफ मत लिखो, पूरा ट्रू पूरा फॉल्स। फॉल्स लिखा तो उसका, फॉल्स है तो उसका ट्रू आंसर नीचे लिखो, खाली फॉल्स लिख के
सही रहेगा फॉल्स, लेकिन ट्रू ही मालूम, फॉल्स लिखते हो इसका मतलब आपको ट्रू मालूम है, तो ट्रू लिखो करें से, तो उल्टा ज्यादा मार्क मिलेगा। ट्रू को 1 मार्क मिलेगा, फॉल्स को 1.5 मार्क मिलेगा। फॉल्स को ट्रू करेंगे तो आधा मार्क ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फॉल्स को फॉल्स लिख के छोड़ेंगे तो 0। ट्रू मालूम है तो 1 मार्क जरूर मिलेगा, लेकिन फॉल्स को ट्रू करके बताएंगे तो बोनस मार्क मिलेगा। बोल के रखता हूँ, ऐसे तुम पेपर के लिए खाली तुम्हारा ये करो, बाकी का भूल जाओ। सर